डैश एंड डैश बोथ कंटेनिंग अ सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप आर यूज्ड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। पहला तो है एड्रेनलिन और दूसरा है एफिड्रिन। तो देख लो, बाकी एड्रेनलिन तो अपना है ही। डैश अ सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री। ठीक है। नोवोकेन डैश अमोनियम सॉल्ट आर यूज्ड एज सर्फेक्टेंट। कौन सा होता है? क्वाटरनरी अमाइनो सॉल्ट्स जो होते हैं। ड्रॉ अलाइल अमाइन। तो अलाइल अमाइन मुझे नहीं है, पहले तो अलाइल ग्रुप बना लो। ये अलाइल, ये वाला कार्बन है, यहाँ पे अमाइन लगा दो, हो गया अलाइल। इन टर्शरी अमाइन नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड टू टर्शरी कार्बन। क्या ये बात सही है? नो, ये बात गलत है। इन टर्शरी अमाइन नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड टू टर्शरी कार्बन, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अलाइल अमाइन में अलाइल कार्बन पे अटैच था NH2, बट यहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोजन पे 3 कार्बन अटैच्ड होते हैं, तो इसलिए इसको टर्शरी अमाइन बोला। कॉमन नेम ऑफ NH3CH2 6 लगा रखे हमने, और फिर NH3। इसका कॉमन नेम क्या होगा? ये होगा हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है, इसको समझ। तो क्या होता है, अपन मिथाइलिन वर्ड यूज करते हैं ना, जो भी विसिनल कोई भी यदि कंपाउंड है, विसिनल हेलाइड है, तो वहां पे हमने पीछे ईन यूज किया था, मिथाइलिन जैसे हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो हेक्सा हमने क्या बोला कि 6 है। ठीक है, और हमने ऐसे लिख दिया कि हेक्सामेथाइलिन लिख दिया, हमने विसिनल कंपाउंड एक मान लिया उसको, और उसको एक चेन को हमने एक तरीके से लिख दिया कि हेक्सामेथाइल है, तो इस तरीके से लिख दिया। कॉमन नेम है, क्योंकि IUPAC होता तो फिर हम नॉर्मल लिख लेते हैं। ओ टॉलीडीन का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो टॉलिन भी लिखा है और अमाइड वाला डीन भी आ रहा है, तो फिर वही जो तुम सोच रहे हो वैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे एक NH3 टोलुइन के लिए, और यहाँ पे NH2 फॉर अमाइन। IUPAC नेम ऑफ हमारा बेंजीन के ऊपर N लगा हुआ है, जिससे कि 2 मिथाइल अटैच्ड है, तो इसका NN डाई मिथाइल बेंजीन अमाइन। ड्रॉ बेंजीन अमाइन एंड बेंजाइल अमाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बेंजीन अमाइन में क्या होता है, डायरेक्टली रिंग पे अटैच्ड होता है हमारा NH2, बट जो बेंजाइल अमाइन है उसमें बेंजाइल वर्ड यूज है, मतलब बेंजाइल ग्रुप सबसे पहले, तो ये जो होता है बेंजाइल ग्रुप, इसके बाद एक अमाइन, तो ये होगा बेंजाइल अमाइन। नाइट्रो कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू अमाइंस बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, पैलेडियम या फिर प्लेट। तो ये सही है। यही हमने रिएक्शन यहाँ पे देख लो कि NO2 में हमने ऐसा क्या डाला कि इससे NH2 हो गया, तो ये जो हमने ऊपर पढ़ा था PTPD, या फिर ऐसे कह लो कि H2PD हम डालते हैं इथेनॉल के प्रेजेंस। SN प्लस HCl या फिर Fe प्लस HCl हम डाल रहे हैं किसके अंदर, जिससे कि NH2 बन रहा है रिंग के ऊपर, तो यहाँ पे हमारा होगा NO2। तो रिडक्शन हो रहा है बेसिकली यहाँ पे। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स विद आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेफर्ड। तो ये सही है। क्यों? इसका रीजन क्या है कि भाई जब Fe के साथ में क्या होता है, जब HCl रिएक्ट करता है तो FeCl2 जब बनता है, इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो उससे HCl बन जाता है, तो इसलिए हमें जो रिएक्शन है उसको स्टार्ट करने के लिए बस थोड़ा सा HCl डालना है, फिर HCl बनता रहेगा रिएक्शन जैसे जैसे चलती जाएगी। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम यील्ड, और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन वीकली एसिड। तो वीकली स्ट्रॉन्गली वाले देख लो, क्योंकि ये नीट में आए हुए दोनों, और दोनों के आंसर अलग होते। तो स्ट्रॉन्गली में जो होता है वो हमारा होता है P अमीनोफिनॉल, और वीकली के अंदर हमारा एनिलीन ही बनता है। अमोनोलिसिस इज कैरिड आउट इन अ सील्ड ट्यूब एट 373 केल्विन। तो ये सही है। द प्राइमरी अमाइन ऑब्टेन्ड बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल and can react with alkyl halide to form secondary amine, tertiary amine and quaternary ammonium salt। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। Free amine are obtained from ammonium salt by treatment with, तो किसके साथ हम कराते हैं? strong base के साथ। In ammonolysis primary amine is obtained as a major product by taking dash in excess। तो किसकी excess लेते हैं हम? अमोनिया। The order of reactivity of halides with amines is RCl की सबसे ज्यादा, फिर RBr, फिर RI। तो ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है। जब भी हेलोजन किसी से बॉन्डेड होगा, जो आयोडीन वाला बॉन्ड है वो सबसे पहले टूटेगा, इसलिए वहां पे रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। इसलिए जब HI की बात हो रही हो, HCl की बात हो रही है, HBr की बात हो रही है, या फिर RCl, RBr या RI की बात हो रही हो, हमेशा आयोडीन वाले की ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो RI की सबसे ज्यादा, फिर RBr, फिर हमारा RCl। RCN को हमने RCH2 है ना, और NH2 इसके साथ में बॉन्डेड है। द रिएजेंट यूज्ड इन दिस रिएक्शन आर। कौन सा रिएजेंट यूज किया होगा भैया? तो रिडक्शन कराया है। रिडक्शन के लिए LiLH4 यूज होता ही होता है। जैसे एक अच्छा KMnO4 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसी तरीके से LiLH4 है। रिडक्शन होगा तो ये तो आएगा ही आएगा। LiLH4 हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं H2 विथ निकल, जो हमने पहले भी देखा था, या फिर NaHg इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH इथेनॉल। आगे बढ़ते हैं। RCONH2 का रिडक्शन करा के हमने बना दिया RCH2NH2। ठीक है। द रिएजेंट यूज्ड इन दिस रिएक्शन आर, तो कौन सा है? LiLH। पिथैलिमाइड का स्ट्रक्चर हमने पिछली क्लास में भी देखा था, अमाइड आ जाएगा इसकी जगह पे। एरोमेटिक अमीन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय
गैब्रियल पैथियोलाइड सिंथेसिस। तो ये गलत है, अभी हम देखेंगे कैसे। तो ये है गैब्रियल पैथियोलाइड सिंथेसिस की रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, हम पैथियोलाइड लेते हैं, उसके अंदर हम डालते हैं KOH। वहां से क्या होता है कि ये जो H है ये हटके यहाँ पे K आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है एक, तो वो रेजोनेंस अच्छे से हो सके इसलिए यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड को हटा के एक आयोनिक बॉन्ड बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम इसके अंदर डालते हैं RX। अब ये जो RX होता है, ये जो हमारा N- ये R की तरफ अपनी अटैक कर देता है, और ये जो R है क्योंकि इस पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इसलिए यहाँ पे अटैक कर देता है, और ये X निकल जाता है X- की तरह, एंड यहाँ पे NR हो जाता है। अब क्या है कि एरोमेटिक में जो हमारा RX का बॉन्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो इसलिए वो नहीं टूटेगा डेफिनेटली, तो इसलिए वहाँ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। एंड लास्ट में जो हमारा बनता है वो का हम NOH डाल देते हैं इसके अंदर, तो फिर हमारा लास्ट में RNH2 बनता है गैब्रियल पैथियोलाइड के आखिरी में। एंड यहाँ पे रिंग जो होती है हमारी वो किस तरीके से दिखती है। तो कौन से अमाइंस हमने देखा, कौन सा अमाइन बना है, प्राइमरी अमाइंस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम गैब्रियल पैथियोलाइड सिंथेसिस। प्राइमरी सेकेंडरी स्लैश टर्सरी अमाइंस आर प्रिपेयर्ड बाय हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो अभी ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे क्या होती है, बट इसके अंदर पहले से बता देते हैं कि बनता तो हमारा प्राइमरी अमाइन। रिएजेंट्स इन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आर कौन कौन से हमारे, तो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, क्या होता है Br2 NaOH। राइट, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे हम लेते हैं RCONH2 जो हमारा कंपाउंड है, कोई भी RCONH2, ठीक है, इसके अंदर हम कराते हैं ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो Br2 और NaOH डाल दिया हमने, तो क्या होगा कि ये जो है ये उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा ये, और हमारा बचेगा RNH। जैसे तुम्हें Br2 के NaOH दिखे तो ये करा दो। अब इसमें क्या होता है, कैसे होता है ये, तो वो देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे कि ये जो NH2 है यहाँ पे हमारा O- आता है NaOH का, ठीक है, वो निकालता है इसमें से हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पे आता है Br+ जो यहाँ पे आके नाइट्रोजन से अटैच कर जाता है, NaOH आता है फिर से और इस हाइड्रोजन को निकालता है, H2O बनाता है वो अपना, और इस पे आता है नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये Br लेके भाग जाएगा, Br- बना के भाग जाएगा, नाइट्रोजन पे कुछ बचता ही नहीं है, केवल लोन पेयर उसके 2 बचते हैं, सब उड़ जाता है, सारे बॉन्ड टूट जाते हैं नाइट्रोजन के 2 लोन पेयर, ठीक है। अब ये जो R होता है वो करता है नाइट्रोजन पे अटैक, और अपना NR यहाँ पे, और यहाँ हमारा C+O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि R- अटैक करता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, फिर यहाँ पे नॉर्मल H2O डालते हैं, वहाँ पे CO2 निकल जाता है इधर से, और यहाँ पे हमारा H2NR बस, ठीक है। द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ कार्बन्स इन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो ये तो हो ही नहीं सकता, CO2 के एक कार्बन निकल चुका है, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। रिटेंशन स्लैश इन्वर्जन अकर इन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे रिटेंशन होता है। प्राइमरी अमाइंस विद डैश नंबर ऑफ कार्बन और लेस आर गैसियस। तो क्या होता है भाई, 2 यदि कार्बन है तो हमारा गैसियस हो जाता है। लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज, क्यों होते हैं, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे हो सकती है क्योंकि वाटर तो करता ही है, यहाँ पे N के पास में हाइड्रोजन है तो N भी करेगा वाटर के साथ में, और उसका हाइड्रोजन वाटर के ऑक्सीजन के साथ कर देगा। द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी आइसोमेरिक अमीन्स इज। तो क्या होता है, प्राइमरी का सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो मतलब हाइड्रोजन यदि F या O या फिर N पे अटैच्ड है, वो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा विद अनदर F या O या फिर N। तो यहाँ पे हमारे पास में N है, तो जब हम प्राइमरी की बात करेंगे तो प्राइमरी जो भी अमाइन होगा उसके अंदर N के पास 2 हाइड्रोजन होंगे और हर दूसरे N के पास में 2 हाइड्रोजन होंगे। तो बढ़िया, ये N उन 2 हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ये हाइड्रोजन किसी नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है। सेकेंडरी में 1 हाइड्रोजन होगा तो थोड़ी कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। टर्शरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं क्योंकि N के पास में कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो कैसे हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वही रीजन है, इसलिए प्राइमरी की सबसे ज्यादा, सेकेंडरी, फिर टर्शरी। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कम्प्लीटली absent इन टर्शरी बट प्रेजेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यही चीज मैंने अभी बताई, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल विद ऑलमोस्ट द सेम मॉलिक्यूलर मास। तो ये गलत है, अल्कोहल्स की ज्यादा होती है। 35 एक और बार बता दो। ओके देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा, पहली चीज, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्राइमरी की ज्यादा होगी, सेकेंडरी की ज्यादा होगी, टर्शरी की ज्यादा होगी। तो हमें क्या मतलब है, हमने देख लिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा, तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लेते हैं किसमें ज्यादा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टर्शरी की। टर्शरी में N के पास में 3 R ग्रुप होंगे और एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए हाइड्रोजन तो हो, हाइड्रोजन ही नहीं है,
तो टर्शरी में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली सबसे कम हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि हमारे पास में सेकेंडरी आ गया, तो एक R हटा, उसकी जगह पे आ गया H। अब ये H हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा विथ अनदर N, कोई भी तुम्हें सेकेंडरी अमाइन का N जो उसको मिलेगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। ये N किसी और, मान लो एक बना ही लेते हैं, यहाँ पे एक हमने बना लिया, एक और सेकेंडरी अमाइन, तो ये इसके साथ कर लिया, इसने इसके साथ बना लिया हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक हो गई इसमें, ठीक है। इसमें देख सकते हो तुम दो के बीच में दो बॉन्ड बन रहे हैं एक तरीके से तो यहाँ पे डेफिनेटली टर्शरी से तो ज्यादा होगी। अब बात करते हैं प्राइमरी की, तो प्राइमरी में क्या हो रहा है, प्राइमरी में तुम देखोगे दो दो हाइड्रोजन है अपने पास में, समझ रहे हो, तो ये हाइड्रोजन भी इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ये नाइट्रोजन भी इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा, तो इसलिए प्राइमरी में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, फिर हमारा सेकेंडरी, फिर टर्शरी, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमीन्स आर ब्रोंस्टेड या फिर लुई बेस, तो क्या होता है, लुई बेस होते हैं, क्यों, हमारा जो नाइट्रोजन है वो डबल बॉन्ड उस पर लोन पेयर होता है, यही तो डोनेट करता रहता है वो सब जगह पे, और बेस कहने लगता है खुद को, तो वही चीज है, समझ गया, बहुत बढ़िया। अमीन salts are soluble in water but insoluble in organic solvent, तो ये बात सही है। pKb of ethanamine is larger than that of benzene amine, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इथेनामाइन है, तो अब अपने को क्या डबल अपना लोन पेयर से मतलब, लोन पेयर डोनेट करता है, ये इसकी बेसिक नेचर डिटरमाइन होता है, तो उसको नहीं भूलना है। उसके बाद बात करें बेंजेन अमाइन, ये हमारा होगा बेंजेन अमाइन, बेंजाइल अमाइन नहीं, बेंजेन अमाइन है। अब तुम देखोगे ये जो लोन पेयर है ये इसके अंदर है कॉन्जुगेशन के अंदर, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वो नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, फिर वो इधर जाएगा, फिर वो फिर से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये इधर एक इसका पार्टिसिपेशन है। अब मुझे क्या चाहिए, यदि इसको बेसिक नेचर दिखाना है तो इसको ये बाहर डोनेट करना पड़ेगा, जो कि ये कम टेंडेंसी होगी इसके अंदर डोनेट करने की एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस आई इफेक्ट, तो ये तो और धक्का दे रहा है कि तू दे ही दे किसी को लोन पेयर, तो इसलिए डेफिनेटली पीकेबी। अब पीकेबी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे समझ लो, पीएच हम देखते हैं, पीएच में क्या आता है, एच क्या होता है, एच क्या रिप्रेजेंट करता है, एच प्लस रिप्रेजेंट करता है एसिडिक नेचर, तो मतलब पीएच जितनी कम होती है उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। अब जब मैं बात कर रहा हूँ पीकेबी की, तो पीकेबी में केबी क्या एक तरीके से बेसिक नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जितनी कम पीकेबी उतना ज्यादा बेसिक नेचर, सीधी बात। तो यहाँ पे क्या होगा, पीकेबी ऑफ इथेनामाइन लार्जर होगा कि लेसर होगा, स्मॉलर होगा, तो यहाँ पे स्मॉलर होगा क्योंकि बेसिक नेचर तो ज्यादा है इथेनामाइन का, और जितना कम का पीकेबी का वैल्यू होगा उतना ज्यादा बेसिक नेचर हो जाएगा उसका, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी अल्काइल अमाइन डिपेंड्स अपॉन, कौन कौन सी तीन चीजों पर डिपेंड करता है, पहला तो है इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई माइनस आई, जो हमने यहाँ पे देखा, दूसरा है सॉल्वेशन जो हम अभी देखेंगे, और तीसरा है स्टेरिक हिंडेंस। समझ लेते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन इन गैसियस फेज। तो यहाँ पे गैसियस फेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गैसियस फेज के अंदर क्या होगा, सॉल्वेशन वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा, सॉल्वेशन तब तो होगा जब तुम किसी एक्वस मीडियम में होगे, तब तो सॉल्वेशन होगा। स्टेरिक हिंडेंस भी यहाँ पे नहीं लगता गैसियस फेज में, केवल एक ही चीज देखी जाती है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट अब हम देखते हैं कि बेसिक नेचर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन में किस तरीके से होगा। तो ये एक नाइट्रोजन है, ये एक मान लो यहाँ हम बना लेते हैं एक सेकेंडरी, यहाँ बना लेते हैं प्राइमरी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे बना लेते हैं टर्च, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो यहाँ पे एक प्लस आई इफेक्ट है एक, ठीक है, यहाँ पे दो प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे तीन। तो लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, टर्शरी की, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ, टर्शरी की, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। सिंपल, गैसियस फेज का सिंपल है, इसमें ज्यादा दिमाग अपने को लगाना नहीं है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इथाइल अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब बहुत चीजें बदलने वाली है, तो इथाइल अमीन है, अब हमें सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंडेंस भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन हम ले रहे हैं, C2H5 लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, पहली चीज इंडक्टिव इफेक्ट वाला ऑर्डर तो वैसे ही रहेगा। अब हम सेकंड चीज कंसीडर करते हैं सॉल्वेशन। सॉल्वेशन ये होता है कि जैसे मान लो इसने डोनेट कर दिया, अब इस पे आ गया होगा एक पॉजिटिव चार्ज, अब ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ये ज्यादा सॉल्वेशन एंथैल्पी वहां पे हीट प्रोड्यूस करेगा, उतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा वाटर के साथ में इसके बॉन्ड बनेंगे, उतने ज्यादा ये हीट प्रोड्यूस करेगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट कम है, तो यहाँ पे सॉल्वेशन ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे मीडियम होगी सेकेंडरी में, और टर्शरी में सबसे कम सॉल्वेशन। तो देख सकते हो इंडक्टिव और सॉल्वेशन दोनों एक दूसरे का उल्टा कहते हैं। सॉल्वेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल प्राइमरी है, तो सबसे
सबसे ज्यादा एसिडिक भी प्राइमरी है इन एक्वस सॉल्यूशन। फिर स्टेरिक हिंड्रेंस, तो स्टेरिक हिंड्रेंस टर्शरी में ज्यादा होता है, सेकेंडरी में ठीक ठाक होता है और प्राइमरी में सबसे कम होता है। तो उस बेसिस पे हम जो ऑर्डर इसका है वो एक एक्सपेरिमेंटल डेटा एक तरीके से, तो उसको तो याद ही रखना पड़ेगा। तो सेकेंडरी का सबसे ज्यादा हो जाता है क्योंकि वो तीनों ही क्राइटेरिया में बीच में स्टैंड करता है, इसलिए सेकेंडरी का ज्यादा हो जाता है, इस तरीके से याद रख लो। फिर हमारा इस केस में आता है टर्शरी और फिर प्राइमरी। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम, जब इथाइल अमाइन की बात कर रहे हैं। फिर जब मिथाइल अमाइन की बात करेंगे इन सेम कंडीशन, तो हमारा ऑर्डर होगा सेकेंडरी का तो सबसे ज्यादा, फिर हमारा प्राइमरी, फिर हमारा टर्शरी। इसको याद रख लो, ऐसे याद कर लो कि मिथाइल में कम है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप, तो वहां पे प्राइमरी पहले आ गया, इथाइल में ज्यादा है तो वहां पे टर्शरी पहले आ गया। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो। बाकी सेकेंडरी तो सबसे ज्यादा होगा, तो इसको थोड़ा याद करना है। एज मोर स्टेबल सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायंस आर मोर बेसिक, ठीक है, तो मतलब सीधी बात ये कह रहे हैं कि मोर स्टेबल सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन आर मोर बेसिक। तो ये चीज बिल्कुल सही है, यहाँ पे बेसिक नेचर की बात कर रहे थे अपन, तो ये बिल्कुल सही है जो मैंने सॉल्वेशन वाली बात बताई। यदि मैंने एसिडिक कैरेक्टर बोल दिया तो वो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, लेकिन हम बेसिक नेचर की ही बात कर रहे थे देर से, ठीक है। तो एसिडिक यदि कहीं पे भी मैंने बोला तो उसको बेसिक ही मान के चलना। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायंस इन एक्वस मीडियम, अभी मैंने बताया जो सॉल्वेशन वाली चीज थी, तो सबसे ज्यादा किसका बताया था मैंने, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। C2H5 और 2 C2H5 तो हमारा सेकेंडरी एक अमाइन है, इसके साथ में हमने डाला है CH3COCl, ठीक है, बेस की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, कुछ नहीं होगा, ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। और मैं एक बार करके बताता हूँ, फिर बाद में नहीं करना पड़ेगा, ये सिंपल सी रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमारा आ गया ये, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये अदर अटैक किया इसने, यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक Cl। अब क्या होता है यहाँ पे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन लेके चला जाता है H+, और ये जो डबल बॉन्ड है ये आता है वापस। और यदि यहाँ पे हेलोजन है तो वो आराम से निकलेगा, नेगेटिव चार्ज लेके, नेगेटिव चार्ज लेके आराम से हेलोजन जाएगा, क्योंकि वो खुशी खुशी चला जाता है, और ये दोनों मिलके अपना HCl बना। The above reaction occur in presence of strong base, in presence of base stronger than amine like dash whose function is। तो यहाँ पे यूज करते हैं पायरिडीन, जब भी बेस वगैरह देखे तो समझ लो पायरिडीन की ही बात। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले भी हम ये सवाल कर चुके हैं कि HCl जो बन रहा है यहाँ पे, इसको हम रिमूव कर देंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी, तो हमारा प्रोडक्ट बढ़ जाएगा एक तरीके से, बस यही काम होता है। C6H5, ठीक है, और ये NH2 है हमारा, प्लस हम कर रहे हैं C3COCH3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, फिर से वही चीज होगी, ये ऊपर जाएगा, फिर ये वापस आएगा, तो ये निकल जाएगा नेगेटिव चार्ज लेके, और यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे बना देगा ये CH3COOH ये चीज, और ये बाकी बचा कुचा जो हमारा है C6H5N, एक H चला जाएगा तो NH हो जाएगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो CH3, CH3NH2 के साथ में हमने रिएक्शन करा है C6H5COCl। ये भी वही रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन है इस चैप्टर में, मतलब काफी बार रिपीट हो रही है रिएक्शन, वही है फिर से। तो फिर से Cl निकल जाएगा, HCl बन जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कर लेते हैं इसको, तो अब तो एक्सपीरियंस हो गया हमें। यहाँ पे डबल बॉन्ड C6H5, ठीक है, सही, इसलिए मैं भी डायरेक्टली कर रहा हूँ, बट तुम कभी भी डायरेक्टली मत करना, आता होगा क्वेश्चन। RNH2 प्लस CHCl3 इन KOH, इसको हमने हीट करा तो क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, RNC बनता है। आगे बढ़ते हैं, अब रिएक्शन इज कॉल्ड डैश एंड इज यूज्ड फॉर टेस्ट, एज अ टेस्ट फॉर डैश, ठीक है। तो इसको बुलाते हैं हम कार्बाइल अमाइन और आइसोसाइनाइड टेस्ट, क्योंकि आइसोसाइनाइड है, CN को साइनाइड बोलते हैं तो इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। एंड इट इज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस, क्योंकि प्राइमरी अमाइंस ही ये रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि जब भी हम सेकेंडरी अमाइन की बात करें पहले ही वो 2 R से जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन कभी भी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, तो वो डबल बॉन्ड C बनाएगा, जो कि एक आइसोसाइनाइड नहीं है, तो इसलिए वो टेस्ट कभी देगा नहीं, तो केवल प्राइमरी अमाइन ही देता है टेस्ट। तो यही है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट इज ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमाइन, सही बात। RNH2 प्लस HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HCl, इससे हमारा क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा इससे हमारा, जिसमें हम H2O डालेंगे तो OH लग जाएगा, तो वही चीज है, यहाँ पे ROH हो जाएगा इसका आंसर, प्लस N2 प्लस HCl। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि हम कर चुके हैं अभी ये सब चीजें। द अबव रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो यहाँ पे होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट आर स्टेबल या फिर अनस्टेबल। तो एलिफेटिक जो होते हैं वो हमारे अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उसमें स्टेबल हो ही नहीं पाते वो, बट जो हमारे एरोमेटिक होते हैं दे आर स्टेबल बट एट रियली लो टेम्परेचर। जब हमारे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस वाली रेंज होती है वहीं पे वो कुछ स्टेबल होते हैं, तो ये सही है। स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट, ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट और इसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। हिंसबर्ग रिएजेंट कैन नॉट रिएक्ट विद प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी अमाइन, तो टर्शरी अमाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये हम देख रहे हैं हिंसबर्ग रिएजेंट विद अ प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन हम देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, वही चीज होगी, फिर से यहाँ पे रिएक्ट करेगा
Cl को निकाल देगा, अपना एक H निकाल देगा, और कार्बन एंड कार्बन वाली रिएक्शन है, एक ही जैसी रिएक्शन। सेकंड के लिए हम ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे N आया, उसने पॉजिटिव चार्ज अपने पास ले लिया, यहाँ पे 2H पे C2H5 और यहाँ एक Cl है, ठीक है। तो क्या होगा, ये वापस आएगा, Cl माइनस की तरह निकल जाएगा, यहाँ से एक H प्लस की तरह निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा इसके तरीके से कुछ। द अबव प्रोडक्ट इज सोल्यूबल या फिर इनसोल्यूबल इन अल्कली। तो अब इसको ऐसे समझना है कि अल्कली क्या निकालता है, OH माइनस रिलीज करता है एक अल्कली। OH माइनस को क्या चाहिए, H प्लस, वो यहाँ से H प्लस निकाल लेगा, इसके पास में एक हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास में, तो H प्लस निकाल लेगा, तो ये सोल्यूबल हो जाता है। बट जब हम बात करें सेकेंडरी अमाइन की, तो यहीं पे एक तरीके से यदि मैं पूरी रिएक्शन नहीं करूं और प्राइमरी वाले में से ही प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करूं, तो क्या होगा, H की जगह पे C2H5 ही तो था वहाँ पे, इस H की जगह पे C2H5 है, तो सेम रिएक्शन है, बस यहाँ पे C2H5 आ जाएगा। अब तुम देखोगे यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है डायरेक्टली अटैच, तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये इनसॉल्युबल होगा इन अल्कली। एंड अगली चीज, टर्शरी यदि अमाइन आएगा मेरे पास, तो क्या होगा, इधर भी एक C2H5। अब तो भैया यदि ये यहाँ पहुंच जाएगा तो H प्लस तो रिलीज ही नहीं करेगा, वहां से Cl माइनस निकालोगे तो H प्लस तो निकालना पड़ेगा ना यहाँ से, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो क्या होगा, रिएक्शन ही नहीं होगी। तो इसलिए ये बहुत बढ़िया टेस्ट है, यहाँ पे तुम प्राइमरी पता कर सकते हो, ठीक है, तुमने रिएक्शन वगैरह कराई और अल्कली में सॉल्युबिलिटी देख ली, सॉल्युबल है तो प्राइमरी, नहीं है तो सेकेंडरी, और रिएक्शन ही नहीं हुई तो टर्शरी। तो बहुत बढ़िया टेस्ट है, तीनों की पता चल जाता है। बेंजीन सल्फोनामाइड आर एसिडिक या फिर बेसिक इन नेचर, तो क्या होगा, एल्कली के साथ रिएक्शन कराइए, एल्कली के साथ कौन रिएक्शन करता है, एसिड, तो एसिडिक नेचर होगा। डैश वाज अर्लियर यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन, तो जो हमने अभी टेस्ट पढ़ा है, हिंसबर्ग रिएजेंट यूज होता था। नाउअडेज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज रिप्लेस्ड बाय डैश फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। तो क्या यूज करते हैं, कुछ नहीं, पी पे हमने अपना CH3 लगा दिया, तो पी टोलुइन सल्फ्यूराइल क्लोराइड। अब बात करें एनिलीन है हमारे पास में, Br2 है, बट इस बार हमने H2O डाला है। Br2 के साथ हमने पिछली बार भी एक बार H2O डाला था, तो क्या हुआ था, तीनों जगह Br आ गया था, तो यहाँ पे भी Br, यहाँ पे भी Br, यहाँ पे। पिछली बार जब Br डाला था, द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, पिछली बार क्या था कलर, व्हाइट, इस बार क्या होगा, व्हाइट। टू ऑब्टेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय, तो क्या है भाई, किससे कंट्रोल करते हैं हम, एसाइलेशन करा के, एसिटाइलेशन कराते हैं इसका, वो भी देखेंगे क्या होता है। तो उससे क्या होता है, इसकी कम हो जाती है रिएक्टिविटी एक तरीके से, वहां पे फिर एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड बन जाता है, वो तीन सब्स्टिट्यूशन नहीं होते कि तीनों जगह Br लग जाए, एक ही जगह Br लग। तो देखते क्या होता है, तो तुम देखोगे यहाँ पे पहले बात करते हैं हम एनिलीन की, तो यहाँ पे हमारा NH2 है, तो अब क्या दिक्कत क्या आ रही, ये जो हमारा लोन पेयर था ये बढ़िया कॉन्जुगेशन दे रहा था, बहुत शानदार, ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज, बहुत अच्छा नेगेटिव चार्ज, कि Br प्लस एक आ रहा है, फिर एक और आ रहा है, फिर एक और आ रहा है, भले ही वो Br डीएक्टिवेट कर रहा हो रिंग को, लेकिन वो नहीं मान रहा, वो आते जा रहे हैं। इस चीज से बचने के लिए हमें एक ही Br सब्स्टिट्यूट करना है। हमने क्या किया, इसका करा दिया हमने एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन कैसे हुआ कि यहाँ पे हम लाए एनहाइड्राइड लेके आए, एसिडिक तरीके से वो दिखता है। अब क्या हुआ, ये जो लोन पेयर था ये इधर आया, ये वाला पार्ट निकल गया, इतना पार्ट जो है इसके साथ अटैच हो गया, जो तुम यहाँ पे देख सकते। अब क्या चीज हुई, क्या इससे बदला, क्या ये जो लोन पेयर था ये अब रिंग में तो कॉन्जुगेशन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट इधर भी एक कॉन्जुगेशन नया इसका चालू हो गया, कि इधर एक डबल बॉन्ड बनाया, ये ऊपर टूटा, फिर ये फिर से वापस आया, फिर ये फिर से वापस आ गया, फिर ये फिर ऐसे, फिर ये फिर ऐसे, तो इस तरीके से ये चालू हो गया। नीचे ये चल ही रहा था, तो अब क्या है कि लोन पेयर तो एक ही है, तो दोनों जगह एक बार में तो जाएगा नहीं, वो एक बार इधर जाएगा, एक बार उधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार उधर जाएगा। तो ऐसा समझ लो कि तुम्हारा एक दोस्त है, तुम्हारे पास 100 रुपए है, तुम अपने दोस्त को दे रहे हो, 100 रुपए में 3 Br आते थे, ठीक है, तुम्हारा एक दोस्त था, तुम पे 100 रुपए थे, तुमने दे दिया, वो 3 Br ले आया। अब क्या हुआ, तुम्हारे 2 दोस्त बन गए और 50 रुपए का एक ही Br आता था। अब तुम एक को 100 दे दो, एक को 0 देते, ऐसा तो नहीं, दोनों को तुम क्या दोगे, 50-50 रुपए दे दोगे। अब क्या होगा, जो तुम्हारा दोस्त है वो कितने Br लेकर आ पाएगा, एक, तो इसलिए यहाँ पे एक ही Br आएगा। वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी आगे जाके, यहाँ पे एक Br आएगा। बट अब ये जो है इसको भी हटाना है, क्योंकि ये हमारा कोई मेन कंपाउंड तो का पार्ट तो है नहीं, तो इसको हम फिर हटा देंगे, वाटर डाल के हटाते हैं, OH माइनस H प्लस मतलब वाटर डाल के हटा देते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पायरिडीन एंड CH3COH इन अबव रिएक्शन, तो यहाँ पे जो CH3COH था इसका
उसका क्या फंक्शन था, और यहाँ पे हमने पायरिडीन यूज किया था विद जो हमारा एनहाइड्राइड था उसके साथ में। तो इनके फंक्शंस क्या थे, तो पायरिडीन का जो फंक्शन था वो देखो बेसिक है, वो यहाँ से H+ निकाल लेता था, यहाँ पे माइनस, तो उससे क्या इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती थी। ये जो माइनस चार्ज है हाल कार्बन के पास पहुंच जाए, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बढ़ा देता था पहले स्टेज पे। फिर जो CH3COH था वो Br2 को तोड़ के Br+ और Br- बनाने का काम कर रहा था। एनिलीनियम आयन इज ऑर्थो या फिर मेटा डायरेक्टिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनिलीन, मैं बात कर रहा हूँ एनिलीनियम आयन की। यहाँ पे चीजें बदल, एनिलीन में क्या हो रहा था, ये लोन पेयर था, ये अपना डोनेट हो रहा था, यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज चल रहा था, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो रहा था। बट हम बात करें जब एनिलीनियम आयन की, तो ये क्या होता है, यहाँ से ये हट जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये काफी ज्यादा हाईली नेगेटिव आई देता है, बहुत दम से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इसलिए ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है, ऑर्थो पैरा ये नहीं बचता। NH2 हमारा एनिलीन है, उसके अंदर हमने डाला है HNO3 और H2SO4, और हीट कर जो भी हमारा टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, द प्रोडक्ट्स फॉर्म विद देयर परसेंटेज कंपोजिशन आर। तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, उनका कंपोजिशन क्या होगा, ये देखना है हमें इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी ये दोनों चीजें साथ में आए तो समझ लो NO2 पॉजिटिव हमारा जो है इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा, पैरा पे, ऑर्थो पे, और थोड़ा सा मेटा पे भी जाएगा, थोड़ा सा जाएगा तो है, थोड़ा थोड़ा जाएगा। बट तो क्या होता है, एनिलीनियम आयन NH3 पॉजिटिव होता है, एक H+ आ जाता है इसमें, NH पॉजिटिव नहीं होता है, NH3 पॉजिटिव होता है, इसलिए फिर ये R इफेक्ट भी नहीं शो करता, केवल मतलब माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, NH2 बढ़िया अपना पैरा प्रोडक्ट बनाएगा, कितना परसेंट, 51%। ऑर्थो प्रोडक्ट बनाएगा कितना परसेंट, 49 नहीं 2%, ठीक है। और सुनो, मेटा प्रोडक्ट बनाएगा कितना, 47%। अब ये मेटा प्रोडक्ट 2% होना चाहिए था, ये 47 कैसे हो गया, इतना सा होना चाहिए था, ये इतना ज्यादा कैसे हो गया। जैसे ये बना, ये कैसे बना, H+ आके यदि इससे रिएक्ट कर जाए तो यहाँ क्या होगा, NH3 पॉजिटिव एनिलीनियम आयन, ये होता है मेटा डायरेक्टिंग। और जब दो दो एसिड पड़े हों तो एनिलियम आयन तो बनेगा ही बनेगा, और 10 बार बनेगा। तो वही चीज है यहाँ पे, यही हुआ कि एनिलियम आयन बना और बहुत ज्यादा बना, उसकी वजह से इतना ज्यादा मेटा प्रोडक्ट बना। ये हमारा NH2, और हमने इसमें डाला एसिटिक एनहाइड्राइड, और पायरिडीन की प्रेजेंस में हमने डाला है इसके अंदर। तो देख सकते हो एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया पायरिडीन की प्रेजेंस, मतलब यहाँ पे एसिटाइलेशन कर दिया, तो उसको थोड़ा इनएक्टिव कर दिया। बाकी फिर हमने NO2+ बना ही लिया, यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा, के अंदर हम डाल देंगे H2O, और हमारा नॉर्मल जो बनना था वो बन जाएगा। H2SO4 डाल रहे हैं हम एनिलीन के अंदर, तो क्या बनेगा, H2SO4 जब अकेला होता है तो वो बनाता है हमारा SO3H, सबके अंदर ही बनाता है, OH भी हो, ठीक है, SO3H। और ये जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा विद NH3, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, SO3 हो जाएगा, मतलब ये H इधर पहुंच जाएगा, तो बस इतनी सी चीज है, ठीक है। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, और यहाँ जब रिएक्शन होगी तो ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव और HSO4 माइनस, ठीक है। तो ये इधर रिएक्शन रहेगी, फिर इसके बाद जो ये वाली रिएक्शन है, फिर उसमें ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रेडेलकाफ एल्काइलेशन और एसाइलेशन, तो ये चीज ट्रू है। जो हमारा CH3COH के अंदर रीजन था, वही रीजन यहाँ पे भी है कि वो सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है AlCl3 के साथ में, क्योंकि यहाँ पे ये एक लुई एसिड की तरह बिहेव कर देता है, वो लुई बेस की तरह बिहेव कर लेता है, वो अपना लोन पेयर इसको दे देता है, वो सॉल्ट बना लेते हैं दोनों, फिर रिएक्शन ही नहीं होती। द रीजन फॉर अबव स्टेटमेंट जो मैंने बता दिया, राइट द रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट with all the reagent used and temperature specified। C6H5NH2 हमारा जो एनिलीन है, इसके अंदर हम डालेंगे NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, इससे हमारा बन जाएगा C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस NaCl प्लस H। इन situ प्रिपरेशन ऑफ डैश अकर इन अबव रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बनता है हमारा इन situ में, HNO2 बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। तो क्या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है, बिल्कुल होता है। बेंजीन फ्लोरोबोरेट इज वाटर इनसॉल्युबल एंड अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये दोनों ऐसा लगता था कि नहीं आएंगे, बट ये मेरे इंटेंसिव सीरीज के एक टेस्ट में आ गए थे, तो मैं गलत भी कर आया, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये रटने वाली चीजें भी आ जाती हैं। इन सैंडमेयर रिएक्शन रिएजेंट यूज्ड आर, कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं सैंडमेयर रिएक्शन में, तो हमारा Cu2Cl2 यूज होता है फॉर क्लोरीन, Cu2Br2/HBr फॉर ब्रोमीन, और एक और हमारा नया CuCN यूज होता है KCN के साथ में फॉर CN, यदि हमें लगाना है रिंग मेथड। राइट गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है,
हमारा मान लो डाइजोनियम है ArN2, ठीक है, इसके अंदर ये सैंडमेयर के रिएजेंट्स हैं। गेटरमैन रिएक्शन वैसी ही होती है, बस उसके रिएजेंट्स अलग होते हैं। तो रिएजेंट यहाँ पे होता है कॉपर और HCl, Cu2 Cl2 नहीं होता है यहाँ पे। तो कॉपर HCl और कॉपर / HBr, यदि तुम्हें ब्रोमिनेशन कराना है तो, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो अपन इसके साथ चलते हैं। CuHCl क्लोरोबेंजीन बनाएंगे हम, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा Ar और Cl। द यील्ड ऑफ गेटरमैन रिएक्शन इज मोर देन सैंडमेयर रिएक्शन, तो ये चीज गलत है। सैंडमेयर की यील्ड ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू गेटरमैन रिएक्शन, तो ये फॉल्स है। जो रिएक्शन है वो भी सिमिलर है, बस रिएजेंट्स का अंतर है दोनों रिएक्शंस में, और सैंडमेयर की यील्ड ज्यादा है, गेटरमैन की कम है। CuHI यदि हम डालें ArN2 प्लस और X माइनस, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट में, तो क्या रिएक्शन ही नहीं होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे कभी भी रिएक्शन नहीं होगी, ये गेटरमैन रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन ही नहीं है, नो रिएक्शन। तो अब क्या है भाई कि कैसे बनाए ARI, कैसे बनाए, कैसे हम आइडोबेंजीन कैसे बनाएंगे। तो हम यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करेंगे आइडोबेंजीन बनाने के लिए होगा KI, नॉट Cu/HI। फिर बात करते हैं कि हमें बनाना है फ्लोरोबेंजीन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, तो क्या यूज करेंगे HbF4 और इसको हम हीट कर देंगे। डाइजोनियम सॉल्ट प्लस H3PO2 प्लस H2O, तो क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है ये बेंजीन बना के छोड़ देंगे उसको, डाइजोनियम सॉल्ट को, ठीक है। प्लस हमारा N2 और H3PO2 है तो H3PO3 हो जाएगा और HCl निकल जाएगा। अब बात करते हैं हमारा डाइजोनियम सॉल्ट प्लस CH3CH2OH, तो ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही काम कर रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे भी हमारी बेंजीन बन जाएगी, प्लस हमारा CH3CHO हो जाएगा। ये एक अल्कोहल था, अल्कोहल से ये अल्डिहाइड बन गया, अल्डिहाइड भी बना सकते हैं हम डाइजोनियम सॉल्ट से, तो ये एक नई चीज़ है। हमारा डाइजोनियम सॉल्ट से हमें बनाना है फिनॉल। फिनॉल बनाने वाली रिएक्शन तो सबसे इजी, पानी डाल दो, साफ सफाई में बन जाता होगा फिनॉल। अब ये हमने डाला HbF4 इन डाइजोनियम सॉल्ट, क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन लेकिन बनने से पहले एक इंटरमीडिएट बनता है N+BF4 से पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनिक में फिर जो हमारा रिएजेंट है इसके बाद वो एक नया रिएजेंट आ गया, तो यहाँ रिएक्शन बदल जाएगी। यहाँ पे हमने डाल दिया NaNO2, तो अब रिएक्शन बदल जाएगी। अब यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा, यहाँ पे NO2 जो है वो आ जाएगा और यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, प्लस हमारा N2 और NaBF4। इसलिए रिएजेंट देख के एक एक स्टेप पे कुछ भी ऐसा अपने को कॉन्फिडेंस से नहीं करना है। डाइजोनियम सॉल्ट प्लस फिनॉल, ये सबसे इजी। ऑरेंज कलर का बनेगा डाई। एक हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ बनाते हैं, थोड़ी सी जगह की कमी है तो यहाँ पे एक OH आ जाएगा, तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होगा वही है। यहाँ पे रिएक्शन हो गई और यहाँ पे N+NO, इसका कलर होता है ऑरेंज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। ये है NH2, जब OH था तो ऑरेंज था, NH2 होगा तो येलो होगा। बाकी सेम सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे भी वही चीज होगी, N+N, इधर हमारा OH की जगह पे NH2 आ जाएगा। द साइनो ग्रुप कैन easily be introduced by nucleophilic substitution of chlorine in chlorobenzene। तो क्या हम क्लोरोबेंजीन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करा के साइनो ग्रुप लगा सकते? यदि ऐसा होता तो पहले डाइजोनियम सॉल्ट बना के उसमें सैंडमेयर रिएक्शन करके साइनो ग्रुप क्यों लगा रहे होते फिर हम, हैं? तो इसलिए फॉल्स है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लोरोबेंजीन इतनी आसानी से नहीं टूटेगा साइनो ग्रुप के लिए।